आज के वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट समझने वाले हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स लूंगा ये एक्सप्लेन करने के लिए। इन्होंने कुल 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल, तीसरा पर्सनल। और इसमें जो पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, उसमें 3 सब ऑब्जेक्टिव दिए हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। पहले मैं आपको अभी के अभी इसी वक्त ये आपके सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे बिना रट्टा मारे। एक छोटा सा स्टोरी मैंने बनाया है जिससे आपका ये अभी के अभी इधर के इधर लर्न हो जाएगा। फिर ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सोचो, नंबर 1 3 है, तो नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन। ब्रह्मा जी ने अर्थ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। जैसे ही उन्होंने अर्थ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया तो अर्थ को जिंदा रखने के लिए या अर्थ के सर्वाइवल के लिए सूरज, सूरज के किरणों से जैसे ही धरती पे पड़े, सो ऊपर आसमान से सूरज मतलब सर्वाइवल के रोशनी धरती पर पड़े तो धरती के पेड़ पौधे का प्रॉफिट हुआ और फिर आगे चलकर ग्रोथ होके इंसान आ गए। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? ब्रह्मा जी ने अर्थ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। आसमान में सूरज सर्वाइवल के लिए जो जो रोशनी है सूरज से धरती में पड़े तो पेड़ पौधे प्रॉफिट, पेड़ पौधे प्रॉफिट का प्रॉफिट हुआ और वक्त के साथ साथ इंसानों का ग्रोथ हुआ। अब विष्णु जी आए। विष्णु जी ने बोला कि इंसान तो आ गए, अब मैं मेंटेन करूंगा एक सोशल ऑब्जेक्टिव, एक सोसाइटी, एक सोशल ऑब्जेक्टिव। और फिर महेश जी ने, शिव जी ने बोला हर एक पर्सन का कल्याण मैं करूंगा। सो देखो शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। ब्रह्मा जी ने अर्थ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। आप आकाश, आसमान से सूरज, SUR, सर्वाइवल के रोशनी आए, धरती में गिरे पेड़ पौधों का प्रॉफिट हुआ, वहां से वक्त के साथ साथ इंसानों का ग्रोथ हुआ। विष्णु जी ने बोला कि मैं सोशल, लोग जो जमा हुए हैं एक सोशल सिस्टम बनाता हूं, तो मेंटेन किया उन्होंने सोशल। और महेश जी ने बोला हर एक पर्सन का मैं डेवलपमेंट करूंगा, पर्सनल। अब मैं आपको हर एक पॉइंट का डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा विद मल्टीपल एग्जांपल्स। ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो आप समझो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो ग्रुप ऑफ लोग जमा होते हैं फॉर अ गिवन ऑब्जेक्टिव। ये ऑर्गेनाइजेशन मंदिर, मस्जिद, कंपनी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कोई भी संस्था हो सकता है जिसमें लोग साथ में आए। सो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। सो जवाबदारी कौन है? ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग चलाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, उन लोग को, ग्रुप को मैनेजमेंट बोलते हैं। कंपनी रहा तो आप सोचो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। सो और कोऑपरेटिव सोसाइटी रहा तो आप मैनेजिंग कमिटी सोचो। सो इन लोग का जवाबदारी किसका? मैनेजमेंट का जवाबदारी है कि ऑब्जेक्टिव्स सेट करना। जैसे कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मारुति ने 19,60,000 कार बेचे। ये साल उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? 23-24 लाख कार बेचना। सो उनको कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स सेटअप करने रहते हैं। स्टेक होल्डर्स, कंफ्यूज नहीं करना बिटवीन स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर। आप इंसान हो, आपके स्टेक होल्डर मतलब आपकी लाइफ में इंटरेस्ट कौन रखते हैं? फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर, स्कूल, ठीक है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर्स क्या होगा? पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के मालिक जो कि शेयर होल्डर्स है, ठीक है, जो काम करते हैं एम्प्लॉयज है, जिसको गुड्स बेचते हैं कस्टमर है, जो चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो सप्लाई करते हैं सप्लायर्स है या वेंडर्स भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट है। ये सब आपके स्टेक होल्डर्स है। इन सबको आपका ख्याल रखना पड़ता है ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर। तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी, नया ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सर्वाइवल। मैं आपको सबसे पहला और बेस्ट एग्जांपल दूंगा होंडा का।
होंडा कंपनी 24 सितंबर 1948 को शुरू हुई। फाउंडर था सोइशिरो होंडा। नाउ जब शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के 6 अगस्त और 9 अगस्त में न्यूक्लियर बम गिराए गए थे, तो जापान तो बर्बादी की हालत में था। तो साइकिल में इंजन फिट करके होंडा गाड़ी बेचना शुरू किया। तो जब होंडा ने धंधा शुरू किया तो इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं, टिक जावे। सो कोई भी नया धंधा, कैडबरी 200 साल पुराना है, फोर्ड 1903, फिएट 1901। सो जब ये स्टार्ट में शुरू हुए थे, या आज जो भी संस्था नया मार्केट में आता है, वो डायरेक्टली सोचता नहीं मैं 500 1000 करोड़ कमाऊंगा। वो सोचता है मैं पहले टिक तो जाऊं, प्रॉफिट वक्त के साथ साथ आएगा। सिलिकॉन वैली में बहुत सारे प्रॉफिट के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज आए, लेकिन गिने चुने टिक पाए, बहुत सारे बंद हो गए। सो सर्वाइवल के लिए उनको दाम कम रखना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट ज्यादा रहता है, लेकिन वस्तु का दाम भी कम रखना पड़ता है। जियो ने पहले 2 साल फ्री दिया ताकि लोग इस्तेमाल करें, और फिर पेमेंट शुरू हुआ। तो जियो के लिए उन्होंने 2,50,000 करोड़ का कर्जा लिया था रिलायंस ने, आज पूरा कर्जा लौटा दिया। लेकिन बोलने का तात्पर्य, जब जियो लॉन्च नहीं हुआ था तो इतने सारे अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स थे, डोकोमो से लेकर, उस समय आइडिया अलग था, वोडाफोन अलग था, फिर आपका एयरटेल था, बीएसएनएल था, और भी प्लेयर्स थे मार्केट में, रिलायंस इंफोकॉम था, जो रिलायंस कम्युनिकेशन आई थिंक था। तो ऐसे बहुत सारे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स थे, लेकिन आज बहुत कम बचे। तो जब जियो स्टार्टिंग में आया तो उनका मूल उद्देश्य था कि हम सरवाइव कर जाए, प्रॉफिट तो वक्त के साथ साथ होगा। जैसे ही इनिशियल वक्त पार हो जाता है, आप सरवाइव करते हो, तो नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रॉफिट। ना प्रॉफिट कैसे रहेगा, पिछले साल मैंने 1,000 करोड़ कमाया था, तो इस साल मैं बोलूंगा मेरे को 1,200 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से आपका ग्रोथ होगा। अभी डीमार्ट ले लो, कितने लिमिटेड स्टोर से ओपन हुआ था, बढ़ते बढ़ते आज कितना सारा हो गया। वॉलमार्ट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है, अमेरिका, अकेले अमेरिका में 5,000 स्टोर्स है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग में सर्वाइवल के बाद आप चाहते हो कि आपको प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट से आपका कॉस्ट ही कवर अप नहीं होता है, रिस्क भी कवर अप होता है। और वंस प्रॉफिट होने लगा तो आप ग्रोथ सोचोगे, कैसे मैं आपको बताता हूँ। नाउ रिलायंस रिटेल ले लो, उन्होंने मेट्रो मॉल को खरीदा 4,500 करोड़ में। एक एक करते, जैसे रिलायंस ने जो हैमले जो टॉयज है वो खरीदा, तो वो लोग एक एक करके ऐसे खरीदते जा रहे हैं। तो ग्रोथ वक्त के साथ साथ, जब आप प्रॉफिट करते हो तो आप ग्रो करते हो, आप किसी को एक्वायर करते हो। टाटाज ने जब शुरू किया था, आज देखो टाइटन, ताज होटल, कितने सारा वो लोग ने ग्रोथ किया अलग अलग सेक्टर्स में। तो ग्रोथ से क्या होता है कि एक मार्केट में एक डाउन अप हो तो दूसरे मार्केट में ऊपर होगा। आज होंडा, कोका कोला, ये सब 150 देश के ऊपर है। कोई देश में मार्केट डाउन होगा, लेकिन दूसरे देश में तो ऊपर होगा। आ रहा है समझ में? तो हो सकता है अब जर्मनी रिसेशन में है, लेकिन इंडिया में अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। तो जो गुड्स है, हो सकता है जर्मनी में कम बिके। मर्सिडीज बेंज इंडिया में तो टॉप में चल रहा है, 25,000 लग्जरी कार में नंबर 1 मर्सिडीज है। लग्जरियस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें नंबर 1 मर्सिडीज है। जर्मनी में मार्केट डाउन है तो हो सकता है कम बिके। टेस्ला का 50% मार्केट कम हो गया है, प्रॉफिट कम हुआ है एक क्वार्टर में अमेरिका में। तो इंडिया में वो जैसे ही आएगा, इंडिया में सेल बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट वापस से बढ़ने का चांस है। तो इसलिए आपका ग्रोथ जरूरी है, कि हो सकता है आप वर्ल्ड में जब एक्सपांड करते हो तो एक जगह मार्केट डाउन भी हो, दूसरे जगह ऊपर हो, तो आपका कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ जरूरी है। सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ते हैं। टेस्ला तो प्रॉफिट सिंस बढ़ाना है, 14 से 15,000 एम्प्लॉयज को कम कर रहा है वो। ठीक है, ये आपका पहला था। मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ है।
दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ पहले तो आप समझो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का विचारधारा क्या होगा। हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हम सोसाइटी के नीड्स पूरे करते हैं। तो हम ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, उसने ऐसा गुड्स बनाना चाहिए जो सोसाइटी के फायदे के लिए हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैकडोनल्ड्स में जब आप कोक का ग्लास ठीक से पढ़ोगे ना, वहां पे रिसाइकल्ड पेपर पे लिखा होगा। तो ये लोग सब क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि यदि हम गुड्स के लिए सोसाइटी का वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसका वापस भरपाई करें, ऐसा कोशिश करना चाहिए। सो फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें पोल्यूशन ना हो, इसलिए आपने बराबर मशीन्स लगाए हैं। यदि आप कागज की कंपनी है, कागज का रॉ मटेरियल पल्प है, तो आप पेड़ लगाएं। तो ये विचारधारा से बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है ना। और अंडर प्रिविलेज सेक्शंस, टाटा ले लो, बिरला ले लो। एक बात बताओ, जब नैसर्गिक आपदा आता है, अर्थक्वेक या सुनामी आता है, डोमिनोज आपने सुना है कभी इन लोग को अपने इंडिया में डोनेट करते हुए? नहीं सुना होगा। लेकिन रिलायंस अपना हेलीकॉप्टर देगा, पार्ले जी मुफ्त के बिस्किट के पैकेट देंगे, टाटा फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी है, ठीक है। सो कई सारे हेल्थ केयर वाले दवाई देंगे, कुछ लोग टेंट्स देंगे। तो ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। गुड्स एंड सर्विसेज, आप देखो, आप ऑर्गेनाइजेशन हो, आप जब गुड्स सोसाइटी को, गुड्स कहाँ जाता है, सोसाइटी को जाता है। आपके कस्टमर और मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, आप सोसाइटी के वजह से जिंदा हो, तो आपकी जवाबदारी होती है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करो। तो ये आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स में जरूर आएगा। नेक्स्ट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नाउ पहली बात तो आप एक चीज समझो, 1912 में टाटा स्टील इज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जिसने 8 आवर्स वर्क शुरू किया। उसके बाद तुरंत 2 साल बाद 2014 में फोर्ड ने शुरू किया। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में जब एक आदमी आपके यहाँ पे काम करता है, वो अभी आई थिंक गूगल का न्यूज, आफ्टर 33 इयर्स गूगल के एक एम्प्लॉय को उन लोगों ने आउट कर दिया। सो वो एम्प्लॉय 33 साल उसने कंपनी को दी है। अच्छा, जापान और अमेरिका में एक फर्क है। जापान के लोग सोचते हैं कि एक आदमी 8 घंटा काम करता है, मतलब 24 में से 1/3, अपना 1/3 लाइफ कंपनी को दे रहा है, तो वो लोग एम्प्लॉय को जल्दी से निकालते नहीं है, ठीक है। लगभग एक आदमी जापान में एक ही कंपनी में पूरा जीवन काम करेगा। लेकिन वही अमेरिका में, अब माइक्रोसॉफ्ट ले लो, गूगल ले लो, फेसबुक ले लो, सबने 8-8, 10-10 हजार एम्प्लॉयज को निकाले हैं, ठीक है। आपने टाटाज का एक भी आदमी को निकाला है इंडिया का सुना नहीं होगा। सो आप जब आपके यहाँ जब लोग काम करते हैं तो उनके फाइनेंशियल नीड्स भी आपको पूरे करने पड़ेंगे। आप HAL ले लो, नासिक में ओझर में HAL है, वहां पे HAL टाउनशिप है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज उन लोगों ने एम्प्लॉयज के लिए बनाया। जामनगर में पूरा रिलायंस ने बनाया, टाटा नगर आई थिंक जमशेदपुर में टाटा, ये लोग सब एम्प्लॉयज के लिए काम करते हैं, उनका ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो। मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, मानते हैं, लेकिन सोसाइटी का भी आपको सोचना पड़ेगा। आपके यहाँ जो काम करते हैं पर्सनल, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो पर्सनल है वही आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, और उनको प्रॉफिट के लिए निकालना, प्रॉफिट बढ़े तो कई कंपनीज सोचते कि निकाल दो, लेकिन बहुत सारे कंपनीज इंडिया में आपको बहुत कम ऐसा मिलेगा कि डायरेक्टली एम्प्लॉय को निकाल दिया। फॉरेन के मल्टीनेशनल्स आसानी से निकालते हैं, जापानीज लोग लगभग नहीं निकालते, इंडिया के भी लोग आपने बहुत कम सुना होगा। इतने सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज ने लोगों को आउट किया, बट आपने इंडिया की एक भी सॉफ्टवेयर कंपनी का नहीं सुना होगा, क्योंकि जो लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं उन्होंने EMI लिया होगा, उनका फैमिली होगा। आप जैसे निकालते हो, कितना महीने का पगार देंगे, 2-3 महीने का पगार देके निकाल देते फॉरेन में। तो उनका बाद में EMI का प्रॉब्लम, डिप्रेशन, वो लोग सोचो ना एम्प्लॉय का क्या होगा, उनका EMI चालू है, होम लोन और कार लोन चालू है,
हो सकता है वाइफ काम नहीं कर रहे, पूरा का पूरा फैमिली रिस्क में आ जाता है। तो आपका पर्सनल की तरह ऑब्जेक्टिव है उनका पगार ऐसे दो कि उनके सारे नीड्स पूरे हो सके और आप जहां तक हो सके एम्प्लॉय को ना निकालो। ठीक है, सो ये था ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आप एक बार बिना देखे जो मैंने इसका स्टोरी बनाया ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी का, वो एक बार लिख के निकाला, देखो आपको कितना याद रहता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। अच्छा, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका मैंने एप्पल का आईफोन स्टोरी का बनाया हुआ है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हर एक क्वेश्चन का मैंने कोशिश किया है कि स्टोरी बना के आपको पॉइंट्स लर्न हो जाए बिना रट्टा मारे, जिससे आपका स्टडी इजी हो जाए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।